जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो हम लोग आज से मैराथन शुरू कर दिए हैं। ठीक है साथियों, बिहार ऑल एग्ज़ाम जो है ना, उसका मैराथन प्राचीन भारत का इतिहास है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो प्राचीन भारत के इतिहास का जो मैराथन जितना क्वेश्चन है हम लोग यह देख रहे हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, देख लीजिए, एक मिनट। चलिए क्या है, पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। माने अंतिम से एक पहले, माने अंतिम सबसे अंतिमा कौन थे, तो अंतिम थे तो महावीर जी जो 24वां थे, और अंतिम से एक पहले जो कि 23वां था। 23वां कौन थे, तो 23वां पार्श्वनाथ थे। ठीक है साथियों, 100 क्वेश्चन तक टिक लगा होगा थोड़ा थोड़ा, तो वह मिस्टेक से लग गया है। वैसे एक दोस्त को दिए थे तो वह टिक लगा दिए थे, उसके बाद नहीं टिक लगा हुआ साथियों। तो आप लोग क्वेश्चन में बने रहिए और यहाँ से आप कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और लगभग आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लुसेंट से रीडिंग भी दे दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है साथियों, काम नहीं चलेगा, बढ़िया से आप बना दीजिएगा। चलिए तो हम लोग अब यहाँ देखते हैं, 1 मिनट, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, हो गया। अब देख लीजिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। देख लीजिए कहाँ पूछा हुआ, वो आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पे पूछा हुआ है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए इस प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं। अब आ जाइए, है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। ठीक है साथियों, तो यह कल्हन की राज तरंगिणी में कहा गया है। किस में कहा गया है, कल्हन के राज तरंगिणी में कहा गया है। ठीक है साथियों, तो ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, श्रीनगर अशोक के द्वारा बसाया गया, यह कल्हन के राज तरंगिणी पुस्तक में बताया गया है। अब आ जाइए, देख लीजिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। माने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार प्रसार किसके द्वारा हुआ था, तो भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। ठीक है साथियों, जब अकाल पड़ा था 12 वर्ष के लिए, तो भद्रबाहु दक्षिण में चला गया था। ठीक है, और वहीं दक्षिण में गया था तो यह बौद्ध धर्म को वहाँ प्रचार प्रसार किया था। जब फिर उसके बाद इनको आने के बाद जो भद्रबाहु स्थूलभद्र यहीं पे रह गया था। ठीक है साथियों, अब भद्रबाहु चला गया था, जिसके कारण फिर आया तो दोनों में मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बदल गया था। ठीक है, तो श्वेतांबर हो गया था श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, दिगंबर था जो नग्न रहता था। ठीक है साथियों, आ जाइए, अब आ जाइए, देखिए क्या कहते हैं, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किसके पास था। तो गुप्त काल में सर्वोच्च जो था ना न्यायिक प्राधिकरण जो था वह राजा के पास हुआ करता था। किसके पास हुआ करता था, राजा के पास हुआ करता था। ठीक है, अब आ जाइए, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी कब, तो कृषि का शुरुआत संभवतः ना 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। कितना, 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। तो यह ध्यान में आपको रखना है, देख लीजिए। उसके बाद आ जाइए, निम्न में से किस समकालीन ब्रह्मांडवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। तो दोस्तों यह जीवन चक्र, यानी कह रहा है कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया था। तो यह जीवन चक्र में अपना बोला था, बुद्ध बोले थे कि जो जीवन चक्र है ना, मनुष्य का जो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर अपना धारण कर लेता है, वहीं यही बात बोले थे जीवन चक्र। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार है। ठीक है सभी, अब आ जाइए, किस स्थान पर भगवान जो ना महावीर की मृत्यु हुई थी। देख लीजिए, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु हुआ था पावापुरी में। समझ लीजिए कि वो जो है ना भगवान महावीर जो था ना, वो पूरी खा लिए थे ना, तो उन जो तबीयत खराब हो गया जिसके कारण मृत्यु हो गया। माने याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, इधर आ जाइए, 7वां प्रश्न में हम लोग आते हैं। 7वां देख लीजिए, 8वां में आते हैं, देख लीजिए। आप देखिए कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था, तो यही वैशाली था, जो कुंडल ग्राम वैशाली। ठीक है साथियों, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। अभी आप वैशाली में कुंडल ग्राम जाइए खोजने तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जो होता है ना कि गांव में का जो व्यक्ति सब होता है वह शहर में वास कर जाता है, जिसके कारण गांव सबका नाम भी चेंज होता रहता है, जिसके कारण वहाँ पे अभी नहीं कुंडल ग्राम नहीं मिलता है। ठीक है, आ जाइए, कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। साथियों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। यह कौन करवाया था, तो यह अशोक करवाया था, सांची के स्तूप का निर्माण। ठीक है साथियों, और सांची के साथ साथ ना जो
सारनाथ स्तूप था ना, उसका भी निर्माण यहीं करवाया था, अशोक ने। आ जाइए, ध्यान रखिए, कबीर किसके शिष्य थे, देख लीजिए, कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर का रामानंद का शिष्य था। किसका? तो रामानंद का शिष्य था। कबीर किसका शिष्य था? ना, रामानंद का। ठीक है साथियों, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, यहाँ है पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अब पुरी में जगन्नाथ मंदिर देख लीजिए, जगन्नाथ यानी कृष्ण जी का मंदिर है। जगन्नाथ किसको कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं। ठीक है साथियों, तो कहते ना, वो जग का नाथ कौन? अनंत बन गया, अनंत। अनंत कौन बन गया? अनंत। तो अनंत वर्मन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, देख लीजिए, डायनासोर विलुप्त हुए थे। देख लीजिए, डायनासोर कब विलुप्त हुए? तो क्रिटेशियस युग में। कब हुआ था? क्रिटेशियस युग में। लेकिन डायनासोर का उत्पत्ति कब हुआ था? किस समय था डायनासोर? तो जुरासिक युग में था साथियों। जब भी पूछ देगा किस समय था, तो जुरासिक युग में। लेकिन किस समय ना इसका समाप्ति हुई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई 4, समाप्ति इस समय हुआ था, क्रिटेशियस युग में। ध्यान में रखना है। देख लीजिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो देख लीजिए, सरस्वती का तो सबसे पवित्र है, तो सरस्वती का उल्लेख तो है ही। ठीक है, यमुना का भी उल्लेख है यहाँ पे 3 बार, गंगा का भी 1 बार, और रावी का जो ना नहीं है। ठीक है साथियों, रावी का नहीं है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बार किसका है? किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार है? तो वो हो जाएगा सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र सरस्वती नदी है साथियों, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो देख लीजिए, जब भी कह देगा अश्वमेध, तो देख लीजिए, मेघ को क्या कहेंगे? मेघ। अश्वमेध यज्ञ आप इसको कह सकते हैं। तो मेघ होता है तो क्या होता है? तो समुद्र में पानी भर जाता है। मेघ होता है तो क्या होता है? समुद्र में पानी होता है, इसलिए समुद्रगुप्त। मेघ होता था तो आजाद से तो कोई रिलेटेड नहीं, मेघ से, अशोक से कहिए नहीं है। चंद्रमा पर थोड़ी मेघ होगा। ठीक है, तो मेघ कहाँ होगा? समुद्र भर जाता है, समुद्र में होगा मेघ, तो समुद्रगुप्त। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किसके समय में किया था? तो हर्ष के समय, यानी हर्षवर्धन के समय में ना ह्वेनसांग भारत भ्रमण किया था। ठीक है, 629 ईसा पूर्व में, ईस्वी में 629 ईस्वी हो जाएगा साथियों, ईस्वी होगा। 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो क्या? जैन मंदिर के लिए। माउंट आबू जो ना, माउंट आबू, तो जैन मंदिर के लिए। ठीक है साथियों, वहाँ हिंदू मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? यानी बौद्ध के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके लिए किया गया था? बौद्ध के लिए। तो ध्यान में रखिएगा, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो कह देगा अच्छा, धर्मपाल। धर्म, जो धर्म के मानने वाला है ना, वह विक्रम है। धर्म का मानने वाला कौन है? विक्रम है। देख लीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो ना बोले थे, हम आपको याद करा दी, खजूर के लिए चंदा लिया था। खजूर के लिए क्या चीज़? चंदा मांगा था। ठीक है साथियों, तो चंदेलों के द्वारा हम आपको याद करवाए थे। अब आ जाइए, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? तो देख लीजिए, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक, तो देखिए, वैसे तो अगर आपको यह क्या कहते हैं, देखिए क्या, पुलकेशिन प्रथम है। ठीक है साथियों, लेकिन जय सिंह प्रथम भी इसका, अगर ऑप्शन में जय सिंह प्रथम रहेगा तो जय सिंह प्रथम ऑप्शन लगाइएगा। वैसे पुलकेशिन प्रथम और जय सिंह प्रथम एक साथ नहीं देगा, दोनों अलग अलग देगा। अगर यहाँ पे जय सिंह रहता ना प्रथम, तो जय सिंह होता साथियों। ठीक है, नरसिंह। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, अब आ जाइए, इसका ना ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो पुलकेशिन प्रथम या जय सिंह प्रथम हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग, इस प्रश्न को जो ना, जैसे मैं चालुक्य वंश का जो है या रिसेंट में अलग दिया हुआ है, तो थोड़ा इस प्रश्न को ना आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से है ना थोड़ा ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है साथियों। ठीक है, तो देख लीजिए, हम जो भी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न रहेगा ना, वो हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे कन्फ्यूजन है और कहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है।
तो यह प्रश्न जो है ना थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है साथियों। तो यह जय सिंह जो ना प्रथम, यहाँ पे अगर ऑप्शन जय सिंह प्रथम दिया रहेगा, जय सिंह लिख देते हैं, जय सिंह प्रथम, एक मिनट, जय सिंह प्रथम रहेगा ना तो ऑप्शन पहले जय सिंह प्रथम लगाइएगा, ठीक है। अगर जय सिंह प्रथम नहीं रहेगा तो पुलकेशिन क्या हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम। लेकिन यह ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों लगभग एक साथ आपको नहीं देगा, ठीक है साथियों। तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए बता दीजिए, सांची का स्तूप तो आपको मालूम है कि बता दिए कि अशोक ने करवाया था, मैंने सच्चा आदमी था, कौन अशोक था सच्चा आदमी। अब आ जाइए, सुल्तान शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, तो ये 78 AD में हुआ था। इसी समय साथियों, इसी समय शक संवत प्रारंभ हुआ था, इसी समय शक संवत कनिष्क के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, यह ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए, इधर आ जाइए, 21 नंबर तक प्रश्न हम लोग तो देख लिए हैं, ठीक है साथियों। 21 नंबर प्रश्न हम लोग तो देख लिए हैं। अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए 22 नंबर प्रश्न, ठीक है। अब 22 नंबर प्रश्न में आ जाइए, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, ध्यान में रखना है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, देख लीजिए, यह हो जाएगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। किससे है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ठीक है साथियों। समझ लो, वो आचरण में शुद्ध थे कौन, बुद्ध भगवान। तो ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कह रहा है। देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़िएगा। सत्य असत्य में आप लोग को ना कन्फ्यूजन हो जाता होगा, हमको भी हो जाता था, एग्जाम सब में देने जाते हैं तो ध्यान में रखिएगा। असत्य असत्य यहाँ पे ध्यान में रखना, सत्य नहीं है, यहाँ असत्य कह रहा है। तो देख लीजिए, सिंधु सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, एकदम व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था ही, यूरोप से व्यापार होता था, ठीक है। अब मातृ देवी की उपासना की जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एकदम सही। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत बात है, यह कांस्य युगीन था, ठीक है साथियों। इसलिए यहाँ पे तांबा ज़्यादा प्रचलित था, तांबा, ये लोहा से कोई भी परिचित नहीं था, तो ध्यान में रखना, ये गलत बात है, आंसर वहीं हो जाएगा। नव नालंदा महाविद्यालय किसके लिए विख्यात है, तो देख लीजिए, यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, किसके लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी के हैं, इसमें लिखा हुआ इस पीढ़ी, समझिए कि किस पीढ़ी का है, चतुर्थ पीढ़ी का है साथियों, ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार यानी बहुत सारा बार यह रिपीट हो सके। तो चतुर्थ समझना है कि किस वंश के, तो चतुर्थ वंश के साथियों, चतुर्थ समझ लीजिएगा कि चतुर्थ वंश क्या कहते हैं, वंश के है, ठीक है। क्योंकि प्रथम वंश के था तो उसको काट दिया गया था जिस समय नालंदा जो है ना नष्ट किया गया था उस समय, और वैसे फिर कट के वहीं पे उपज जाता है, तो वहीं अभी जो है ना वह अभी चतुर्थ पीढ़ी का है, अपना चतुर्थ पीढ़ी का। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो यह वैशाली थी, यह तो आप लोग को मालूम ही होगा, यह वैशाली थी, ठीक है साथियों। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, ध्यान रखो, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, उत्कल था, क्या था, उत्कल था, उड़ीसा उसे उत्कल, ठीक है। अब आ जाइए, जल्दी जल्दी हम आप लोगों को करवा देते हैं। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन जो है ना स्तूप कौन सा है, तो देख लीजिए, सबसे प्राचीन स्तूप जो है ना वह सारनाथ है, माने बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन है, तो सबसे प्राचीन स्तूप जो है ना सारनाथ, ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। गौतम बुद्ध जो है ना पहला अपना उपदेश इसी सारनाथ में दिए थे, उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था, ठीक है साथियों। तो ध्यान में आपको रखना है, सारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा शरारती में दिया था अपना भाषण, और सबसे पहला दिया था सारनाथ में। भारतीय संस्कृति का माने स्वर्ण युग कहा जाता है, तो स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, स्वर्ण युग, तो गुप्त वंश के गुप्त काल को स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो कह देना अच्छा, स्वर्ण माने स्वर्ण को चुरा लिया। देखिए, इसको कंसेप्ट याद कराएंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो आप लोग को बता देते, थोड़ा हम आपको ना कंसेप्ट देंगे, लेकिन आप लोग को ना इसको याद कर जाना है, समझ के याद कर जाना है, ठीक है साथियों। इसको हम ट्रिक से कराने लगेंगे, कंसेप्ट तो देंगे, ट्रिक से कराने लगेंगे तो जो 2 घंटा का वीडियो होगा ना वो 4 घंटा में हो जाएगा, ठीक है। तो हम आप लोग को ना कंसेप्ट दे रहे, तो कंसेप्ट से आप पढ़ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं हो, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो, ठीक है साथियों। चलिए अब आ जाइए, कोणार्क मंदिर, जब भी कभी ना कोणार्क मंदिर के देवता है, देखिए कोणार्क में देखिएगा सूर्य है, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है,
तो सूर्य है। ठीक है साथियों, अब आज 31 हो गया। अब 31 नंबर प्रश्न है ये। 31 नंबर देखते हैं, देख लीजिए 31 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध किसने प्रारंभ किया था? तो ना बोले थे कनिष्क, कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था कब? 78 ईस्वी में। ठीक है साथियों, ध्यान में आपको रखना है। हर्षवर्धन, देख लीजिए हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? यानी हिंगसांग। ह से हर्षवर्धन, ह से हिंगसांग। ठीक है, यही क्वेश्चन सब जो है ना, आप थोड़ा भी गलत करिएगा तो कोई दूसरा स्टूडेंट सही करके आपसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए आपको यह क्वेश्चन सब तो एकदम गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, मेरिट यही क्वेश्चन सब आपको बनाएगा, क्योंकि यहाँ से आप गलत कर दीजिएगा तो मेरिट से बाहर हो जाइएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आप सही करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सब, तो आपका मेरिट में नाम जाने का पूरा एकदम संभावना रहेगा। चलिए, सारनाथ में संभावना का मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि वो संभावना ही रहेगा, एकदम 100% होगा अगर यह क्वेश्चन सब आप गलती नहीं करते हैं तो। 80 से 85 नंबर तो आपका इस टाइप का प्रश्न सबसे ही बनेगा। और जो 5 से 10 रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो कोई नहीं बनाता, सब उसमें तुक्का लगाता है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का है। अशोक का है। किसका है? क्या क्या अशोक भी बनवा लो था उसको, अशोक ही। और वैसे भी ना सारनाथ के जो ना अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है कहाँ? तो खजुराहो, तो देख लीजिए खजूर के लिए चंदेल बनाया था, लेकिन ये कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ध्यान में रखना है, खजूर वाला जो खजूर कहाँ से खरीद कर लाना है? मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो देख लीजिए बिंबिसार तो था यही ना, आजीवक को भेजा था गौतम बुद्ध का जब तबियत खराब हुआ था। तो ठीक है, तो इधर थे। अब प्रसेनजीत तो समझ लो आप प्रसन्न हुए तो गौतम बुद्ध प्रसन्न हो गए, लेकिन मिलिंद नहीं था। ठीक है साथियों, मिलिंद नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का माने वर्णन है? तो जादू टोना जो ना भूत प्रेत सब का जो है वह किस में है? अर्थवेद में है। अब पहला है कौन? पहला वेद कौन है? ऋग्वेद। दूसरा कौन है? दूसरा है सामवेद। ठीक है साथियों, दूसरा ही सामवेद है। तब तीसरा होगा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। क्रम पूछेगा तो सारनाथ स्थित, जो सारनाथ में न स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो वहीं सारनाथ में तो अशोक करवा लेता। कौन करवाया था? अशोक। ठीक है, अब देख लीजिए सर्वप्रचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति है, विधि ग्रंथ। ठीक है साथियों, तो ध्यान में इसको रखना है, विधि ग्रंथ मनुस्मृति है। गुप्त देख लीजिए, गुप्त संवत कब आरंभ हुआ था? देख लीजिए गुप्त संवत का बात हो रहा है। गुप्त संवत का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है? गुप्त संवत का। देख लीजिए शक था ना, तो शक कितना था? 78 में, लेकिन गुप्त था किन? 319 में। ठीक है, वैसे 320 से शुरू हुआ था, तो लेकिन आसपास में यही है, तो आपको यही ऑप्शन टी करना है। ठीक है, 39 के बाद आ जाइए 40 नंबर। 39 के बाद 40 नंबर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। और वास्तविक संस्थापक आएगा तो चंद्रगुप्त हो जाता है। वास्तविक जब भी लगा देना तो चंद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, और वैसे संस्थापक पूछ देगा तो श्रीगुप्त था। अब देख लीजिए क्या कर रहा है? तोलकप्पियम। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है, यानी समझ लो कह रहा है कि हम तोल के पियेंगे। तो देखिए तोल से तमिल, ये तमिल का ना व्याकरण था। ये तमिल का क्या था? व्याकरण था साथियों, ध्यान में रखना, तमिल का व्याकरण था ये। ठीक है, अब आ जाइए निम्नलिखित में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? देख लीजिए ऋग्वेद को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? ऋग्वेद को, ध्यान में रखना है आपको। पुरातत्व अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस सिद्धांत माने किस पद्धति से होता है या किस सिद्धांत से होता है? तो आपको बता देना C14 के द्वारा, कार्बन C14 के द्वारा। ठीक है साथियों, C12 से C14 तक में ना इसी में किया जाता, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट वो C14 होता है, तो ध्यान में आपको रखना है। आ जाइए सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी उस समय का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही अपना राज किए थे। ठीक है, आ जाइए थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। प्राचीन नगर, जो प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है?
तो देख लीजिए तक्षशिला जो है ना, तक्षशिला यह सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है, तो ध्यान में आपको रखना है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। जब हड़प्पा सभ्यता के बाद जब भी आए ना तो कह देना वो कांस्य युग से, आपको बोले थे ना कांस्य युग से। ठीक है, यहाँ तांबा कांस्य टीना सब ज़्यादा मिलता था। लौ ही तो होगा ही न, पूरा पासन न पासन ये सब नहीं होगा। अब आ जाइए, अब है चीनी तीर्थयात्री। चीनी और तीर्थयात्री हेनसंग ने भारत का भ्रमण किया था। तो आपको पहले भी बता दिए कि हर्षवर्धन के समय में यह रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, 47 हो गया। अब आ जाइए 47 के बाद इधर आ जाइए 48 आ जाते हैं। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी। समझ लो, अच्छा कल के लिए ना राज कर रहा है, तो कलहन माने कह देगा राज तरंगिणी किसके द्वारा रचा गया था, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कलहन द्वारा। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखना है कि कलहन द्वारा राज तरंगिणी जो है ना वह क से कल है ना, क से कश्मीर, यानी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कल वाला जो भी बात है ना, को कल गाड़ेंगे कहाँ, कल गाड़ेंगे कश्मीर में। ठीक है साथियों, तो कश्मीर है। ठीक, अब आ जाइए सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। जब भी ध्यान में कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, तो आपको मालूम है ना कि सारनाथ कहाँ है, तो सारनाथ है ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहाँ, बनारस में। ध्यान में। सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश में साथियों। ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची, लेकिन सारनाथ कह देगा ना सारनाथ, तो वो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में, जो कि वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी में ही है उसका, वो ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि। तो जो ना यह एक व्याकरण, जो ना व्याकरण शास्त्री थे, यह एक व्याकरण शास्त्री थे। पाणिनि क्या थे, समझो, अच्छा व्याकरण जो सर पढ़ा ना उसको पानी पिलाएंगे, तो पाणिनि व्याकरण के लिए प्रचलित है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है, तो ध्यान में रखना है मोहनजोदारो। स्नानागार जब भी पूछ देगा कि स्नानागार कहाँ है, तो मोहनजोदारो। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सम्राट अशोक के पिता थे कौन, बिंदुसार। देखिए कितना को बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर नहीं पता चलता रहता। तो देख लीजिए एक कहानी है ना कि जब चाणक्य जो था वह जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को ना थोड़ा थोड़ा विष दिया करता था, ताकि कोई उसको जहर दे ना तो वह उसका शरीर विष के प्रति ढल जाए और जहर से न मरे, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा ना बिंदु मात्र जहर दिया करता था। तो वही बिंदु मात्र जहर दिया था, तो वही बिंदु मात्र जो बच्चा जन्म लिया ना, तो उसी को जहर के नाम पर बिंदु समझ लीजिए। वही बिंदु माने थोड़ा बिंदु मात्र जहर दिया जाता था, तो वही बिंदु, तो बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना वो अशोक के दादाजी थे, आप दादाजी। ठीक है साथ, अशोक के पिता कौन थे, तो ये बिंदुसार। बिंबिसार का मगध के जो मगध का राजा था, प्राचीन मगध था, जाकर जिसकी राजधानी राजगिरी था, उसका यह शासक था। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। देख लीजिए सबसे पहले लोहा वाला तो आपको काटिए देना है कि हड़प्पा में लोहा हुआ तो मिलता ही नहीं था। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए वो कांस्य युगीन था। देखिए तांबा मिलता था, तो ताम्र एक कांच था मिलता था, साथ में टीन भी मिलता था। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब आ जाइए देखिए निम्न में वेदों का सही कालानुक्रम है। वेद का सही कालानुक्रम के बारे में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ऋग्वेद था, उसके बाद सामवेद था, यानी ऋग्वेद ना हम शाम को पढ़ेंगे, और तब यजुर्वेद है, लास्ट वाला अथर्ववेद है। कह देगा सबसे नवीनतम वेद कौन है, तो अथर्ववेद है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद। ठीक है साथियों, ऋग्वेद के बाद कौन है, सामवेद है, तब है यजुर्वेद। ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए इधर, हाँ देखिए उपनिषदों के वेदांत के रूप में जाना जाता है, उनकी संख्या कितना है। मैंने उपनिषदों को ना वेदांत के रूप में भी जाना था, उसकी संख्या पूछ रहा था, 108 हो जाएगा उसकी संख्या। ध्यान में आपको रखना है, 108 हो जाएगा। अब आ जाइए क्या कह रहा है, निम्नलिखित को मिलाने के लिए कह रहा है। तो देख लीजिए कह रहा है कि वितस्ता यानी कहने का मतलब वितस्ता माने ताश खेलिएगा तो आपको झेलना पर, ये हो जाएगा इसका झेलना। तो समझो वो ताश खेलने पर झेलना पड़ रहा है ना, पिटाई झेलना पड़ रहा है। कह देगा अस्किनी, तो कह देगा ना अच्छा आशिक आदमी चुनाव लड़ रहा है, तो अस्किनी यानी चिनाब। परुसनी कह देगा क्या,
परुष्णी, तो परुष्णी कौन है? तो कहते हैं परुष्णी का मतलब पुरुष, यानी तो रवि, रवि तो पुरुष ही है, ठीक है। अब बिपाशा, तो बिपाशा यानी समझो बिपाशा ना व्यास जी के साथ घूमने गई है बिपाशा बसु। तो इस तरह से आपको मिला के इस तरह से मिलेगा, ठीक है साथियों। ये उसी तरह से दे दिया हुआ है, इसको आप हटा दीजिएगा। तो देख लीजिए उस हिसाब से ना आपको इसमें हो जाएगा एक के क्या हो जाएगा 3, तो एक के 3 कहाँ है? तो एक के 3 तो दो जगह है। तो बी के हो जाएगा क्या? अब बी के हो जाएगा 1। अब देख लीजिए बी का 1 कहाँ है? ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव, प्रथम संस्थापक पहला ऋषभ देव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभव, इस टाइप से है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। देख लीजिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था। देख लीजिए, तो देख लीजिए जीवन के अंत में ना जैन धर्म कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और वहीं इसका बेटा था ना आजीवक संप्रदाय, यानी बिंदुसार जो था ना आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड था। अशोक जो था ना वह किस संप्रदाय से? तो अशोक जो था ना क्या? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म से, ठीक है साथियों। अब आ जाइए अशोक, जब भी कहते हैं ना अशोक का शिलालेख लिखे गए हैं, तो देख लीजिए अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी, अरमाइक सभी में लिखा गया है, लेकिन मुख्यतः लिखा गया है ब्राह्मणी लिपि में, ठीक है साथियों। लेकिन सब में लिखा गया है, जितना है ना सब में लिखा गया, संस्कृत में नहीं लिखा गया है, ठीक है। यानी ध्यान में रखना है कि वो अशोक की बात हो रहा है ना, तो गो यानी यह ना खाना खा के घूमने गया तो गिर गया, तो खारोष्टी गिर गया, तो गिरने का दिया आराम करना पड़ा था, अरामाइक, इस सब में, ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है। पंचतंत्र के लेखक की तो कई बार पूछा हुआ विष्णु शर्मा, आप लोग को यार ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। अब आ जाइए इधर, आ जाइए, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो देख लीजिए सबसे प्राचीनतम गुरुकुल ये तक्षशिला है साथियों, सबसे पहला विश्वविद्यालय भी यही तक्षशिला ही था, तो ध्यान में आपको रखना है। देख लीजिए विक्रमशिला तो जानते ही हैं, भागलपुर में ही, नालंदा तो नालंदा में है। आ जाइए, कहते बंगाल का प्राचीनतम नाम, तो कहते अच्छा बंगाल में गोरा गोरा आदमी रहता है, तो गौर, ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है गौर। देख लीजिए जब भी आपसे कहे ना नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख है क्या? तो यह भारतीय मंदिरों के वास्तु शैली, यानी नागर आपको हिमालय क्षेत्र में रहता है, यानी जब भी हिमालय के बात हो ना तो कहना क्या रहे हिमालय पर से तो गिर गया तो नागर हो गया, तो ये नागर हिमालय क्षेत्र में रहता है। द्रविड़ रहता है किस? दक्षिण क्षेत्र में, और यही द्रविड़ और बेसर लगभग दोनों मिला के यह मध्य क्षेत्र में रहता है, लेकिन दोनों मिला के लगभग दक्षिण क्षेत्र में रहता है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, ध्यान में आपको रखना है शक संवत का प्रथम मास कौन? तो चैत, ठीक है साथियों, क्या चैत। चलिए साथियों, तो चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। देख लीजिए आ जाएगा नगर कोझिकोड, जब भी बात आए नगर कोझिकोड कहलाता है, कहना कालीकट को कहा जाता है नगर कोझिकोड, मैंने कोझिकोड किसको कहा जाता है? इसका पूरा नाम कालीकट था न, इसको कोझिकोड भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल के कह रहा है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता, तो चोल के देख लीजिए यह चोल यानी ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता साथियों, ठीक है। आ जाइए, उसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो बंदरगाह नगर यह लोथल है साथियों, ठीक है, यह गुजरात में था, यह गुजरात में है लोथल, तो ध्यान में रखना है। देख लीजिए यह जो ना कालीबंगन जो ना राजस्थान में जानवे करते हैं, पाकिस्तान में चला गया ये सब। बात है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो हिंदू विधि का तो प्राचीन हिंदू विधि यानी कहने का मतलब मनु स्मृति, तो मनु को कहा जाता है, मनु स्मृति की रचना ही पहले ही मनु को कहा जाता है। अब आ जाइए 68 के बाद हो जाएगा 69 में। आ जाइए, चीनी यात्री फैयान किसके शासन काल में आया था? फैयान जो है ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है साथियों, ध्यान में रखना है किसको, इसको क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, भगवान महावीर का जन्म तो वैशाली कुंडल ग्राम में आपको बोले ही हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था?
यानी चाणक्य किस राजा का मुख है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ये तो फेमस बात है। ठीक है, अब आ जाइए, सम्राट अशोक के अधिकतर जो है ना शिलालेख किस लिपि में लिखी गए हैं? तो देख लीजिए, अधिकतर लिखा गया ना ब्राह्मणी में। ठीक है साथियों, लेकिन यह खरोष्टी में भी लिखा गया था, अरमाइक में भी लिखा गया था, ग्रीक में भी लिखा गया, लेकिन मुख्यतः ब्राह्मणी में लिखा गया है। अब आ जाइए, नालंदा का प्राचीन जो है ना, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? माने किस वंश के दौरान? तो गुप्त का बनाया था, कुमार गुप्त जो था ना, कुमार गुप्त प्रथम, वही बनाया था, जिसको गोविंद गुप्त भी कहा जाता था साथियों। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, अब आ जाइए, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक कह रहा है, मगध का शासक नहीं था। तो देख लीजिए, बिंदुसार तो था ही, ठीक है साथियों, घानानंद था ही, शिशुनाग था ही, कनिष्क नहीं था, कनिष्क नहीं था। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, दीदारगंज यक्षिनी किस काल की है? तो देख लीजिए, मैंने दीदारगंज यक्षिनी, यानी कहने का मतलब दीदारगंज एक जगह है ना पटना में, वहाँ पे यक्षिनी की मूर्ति मिला था। ठीक है साथियों, तो यह मौर्य काल में मिला था, मौर्य काल में, तो वहीं दीदारगंज यक्षिनी है, ध्यान में रखना है। अब आ जाइए 76 के बाद आ जाइए इधर 77 में आ जाइए, हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सब अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, उस समय हम लोग में था, जब बंटवारा उसके बाद वो पाकिस्तान में पड़ गया। आइए, सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो अशोक से। अशोक, सारनाथ में कौन बनवाया था? अशोक था, तो अशोक स्तंभ यही सिंह के रूप में भी लिया गया है, तो ध्यान में आपको रखना है। सांची स्तूप तो आप जानते ही हैं कि अशोक के, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। मनुस्मृति कह रहा है, मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? देख लीजिए, विधि के साथ ना, प्रथम माने विधि पुस्तक जो है ना, तो मनुस्मृति है। ठीक है साथियों, ध्यान में आपको रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो देख लीजिए, महायान है, हिनायन है, थेरवाद है, लेकिन दिगंबर और श्वेतांबर जो कि जैन धर्म का है। ठीक है, इस दिगंबर जो रहता है ना संप्रदाय, वो नंगा रहता है, नंगा आदमी रहता है। ठीक है साथियों, और श्वेतांबर जो रहता है ना, श्वेत वस्त्र धारण करता है, जैन धर्म में। आ जाइए, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता था? कि आयुर्वेद के जनक, तो जनक हो जाएगा चरक साथियों। ठीक है, जनक कौन हो जाएगा? चरक। ठीक, अब आ जाइए, धनवंतरी भी है, तो वह आयुर्वेद से संबंधित है, लेकिन जनक चरक को कहा जाता है। अब देख लीजिए, यह कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितना? था 57 फीट है साथियों। कितना है? 57 फीट, ध्यान में आपको रखना है, 57 फीट है। ठीक है, अब आ जाइए, बुद्ध से संबंधित, देख लीजिए एक मिनट, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो ये मृत्यु का प्रतीक है, यानी मर जाने के बाद ना स्तूप बनता है, तो यही मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, गुप्त वंश का अंतिम शासक। हाँ, अब इसको जरूर ध्यान में रखना है, यह कन्फ्यूजन थोड़ा रहता, तो गुप्त वंश के अंतिम शासक कह देना विष्णु जी, विष्णुगुप्त। माने गुप्त वंश का, वो गुप्त वंश में ना अंदर अंदर विष्णु जी भी थे, तो विष्णुगुप्त लास्ट वाला। ठीक है साथियों, अब ध्यान में रखना है। 85 के बाद इधर आ जाइए, देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था? तो मेगास्थनीज राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया था, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंड उपनिषद यहाँ लिखा है, कहीं कहीं मुंडक उपनिषद लिखा रहेगा। ठीक है साथियों, तो समझ गए, सत्यमेव जयते मुंड बन जाएगा, सत्यमेव जयते गाने लगेंगे। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? तो देख लीजिए, आयुर्वेद के ज्ञान के लिए धन्वंतरी प्रसिद्ध थे। वहीं आयुर्वेद विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? तो चरक को। तो ध्यान में रखना है, चरक को कहा जाता है। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं, देख लीजिए, भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतांग ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? देख लीजिए, कहने का मतलब है इसका देखिए, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ना कि देख लीजिए,
कहा जाएगा चीन में बौद्ध धर्म। इस क्वेश्चन का मतलब है ना कि चीन में, ये थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है इस सबको लिखने में, चीन में बौद्ध धर्म के जो जनक कौन है, तो यह यही था कश्यप मतंगा। ध्यान में रखना है, कश्यप मतंगा है कौन है, चीन में बौद्ध धर्म का। तो ध्यान में इस तरह से आपको रखना है। प्रश्न थोड़ा मोड़ा कुछ उल्टा पुल्टा भी दे दिया है, जिसको हम ना आपको सुधार के बता देते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन उल्टा पटांग दे दिया है ना, जिसको हम आपको सुधरवा देंगे। आदि इतिहास जो है ना, आदि इतिहास जो है ना, और इतिहास के बीच की अवधि, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, यानी कौन, तो हो जाएगा प्रागैतिहासिक। देख लीजिए, यानी कहने का मतलब है ना, आदि इतिहास, प्रागैतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है। ये जो आदि इतिहास है ना, जिसमें आदि इतिहास जो है ना, यह वाला आदि इतिहास, यह जो है ना प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच का है। यानी पहले प्रागैतिहासिक, उसके बाद आधि ऐतिहासिक, उसके बाद इतिहास होता है। ठीक है साथियों, तो यानी जो यह आधि ऐतिहासिक जो है ना, यह प्राग और इतिहास के बीच की अवधि है। चलिए अब आ जाइए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देख लीजिए, महावीर कह रहा था, महावीर की मृत्यु कहाँ, पावापुरी में हुई थी, या जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है, ऊपर जन्म हुआ था, जो ना 4 वाला जो ना ऑप्शन में मृत्यु हुआ था वहाँ पे। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ, नेपाल में है। ठीक है साथियों, लुम्बिनी नेपाल में है। उन नेपाल में थे, नेपाल का समझ लीजिए कि नेपाल का एक क्षेत्र, वहाँ का लुम्बिनी का राजा थे। इनका जो पिताजी थे वो राजा थे, तो ये भी समझिए राजा ही बनते, लेकिन इनको एकदम मनुष्य थे समझिए। और जो ना बिहार में आए, बोधगया में, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो ध्यान में रखना है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो यह हर्यक वंश का राजा था, हर्यक वंश का राजा था। ठीक है साथियों, आ जाइए 93 के बाद आ जाइए इधर 94 में आ जाइए। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज था परमार से, यानी भोज खाने के लिए मार हो गया, भोज खाने के लिए मार हो गया, तो परमार से। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, जातक पवित्र ग्रंथ है। जब भी ध्यान में रखना कि जातक पवित्र ग्रंथ है, तो कहना जात पात के बात नहीं होता। किस में, बौद्ध धर्म में जात पात का नहीं ऊंच नीच होता है। हिंदू धर्म में, अपना लोग के धर्म में तो बहुत ज़्यादा होता है जात पात। जो बड़ा कास्ट है ना, वो छोटा कास्ट को ना थोड़ा दबाने का काम करता है, लेकिन यहाँ बड़ा छोटा कुछ नहीं, सब एक समान होता है। अपना यहाँ देखिएगा, मंत्री विधायक आता है पूजा करने के लिए, पहले मंत्री विधायक पूजा करता है, उसके बाद जनता सब लाइन में लगल रहता है। लेकिन इसमें नहीं, जो पहले आया ना बौद्ध धर्म में, वहीं सबसे पहले क्या कहते हैं, जो पहले आया वो पहले दर्शन करेगा। तो यही बौद्ध में जातक क्या है, समझ लो जात पात का बात हो रहा है यानी इसमें, लेकिन जात पात का बात नहीं इसमें ना, बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कहानी जो इसमें वर्णित है। तो हम आपको ट्रिक से याद करने के लिए नहीं वो बता रहे थे। चलिए बताइए, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। तो भगवान बुद्ध कह दें कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे कहाँ? तो देखिए सारनाथ में। सारनाथ मैंने सार का मतलब ना गाला गाली होता है, तो कहना वो भगवान जो गाला गाली जहाँ करता था ना, वहीं पे जाके पहले अपना उपदेश दिए थे, ताकि वो गाला गाली छोड़ दें। आ जाइए, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ किसको कहा जाता था? सिद्धार्थ के बचपन का नाम क्या? बुद्ध। ठीक है, तो वही बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध नाम है ना। अब देख लीजिए, यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। माने कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को भारत यात्रा में सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, देख लीजिए, ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए, क्रम के अनुसार कर रहा है। तो सबसे पहले आपको देखिए दूसरा फाहियान आया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय का। उसके बाद हेनसांग आया था, तो हेनसांग किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। और उसके बाद आया कौन? थॉमस रो, जो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है। आ जाइए, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ एवं खगोल ज्ञानी था? तो यह हो जाएगा आर्यभट्ट साथियों। ठीक है, आर्यभट्ट, यह सूर्य सिद्धांत जो है ना, यही नीला लिखा हुआ है। जीरो का खोज नहीं यही किए थे। कौन किए थे? यही किए थे। इनका घर यह पाटलिपुत्र यानी पटना में ही था। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में, 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है साथियों, और जब यह सिकंदर महान आया था ना, तो आम्बी जो था ना,
जो तक्षशिला के राजा, वो इसको ना स्वागत किया था भारत में। मोहनजोदारो को शाब्दिक अर्थ, तो मोहनजोदारो को शाब्दिक अर्थ क्या है साथियों? तो मृतकों का टीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। देखिए यहाँ से टिक नहीं लगा हुआ है, वो 100 तक वो टिक लगाया था, उसको बोले हम टिक नहीं लगाने के लिए, ठीक है। तो नहीं तो बुक में ना अजीब हो जाता है। आ जाइए, उसके बाद आ जाइए इधर दिखाते हैं। हाँ, देख लीजिए क्या है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो वैदिक काल में ना वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण के ना होता तो यह हो जाएगा मनु। मनु मनु किया था। कौन किया था? तो वर्ण में हो जाएगा मनु किया था सबसे पहले, ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए ब्रजयान संप्रदाय, तो बौद्ध का है, बौद्ध का ब्रजयान, तो व से व्र, तो व से हो ना वज्र यान, तो व वाला बौद्ध, बौद्ध यानी बज रहा है बौद्ध में, समझिए कि बौद्ध का गाना का बज रहा है। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग तो जानते ही हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब आ जाइए, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉक जो ना डॉक यार्ड होने की प्रमाण मौजूद है? डॉक यार्ड का मतलब होता है ना शिप उप का जो काम उम सब वहाँ होता रहता है, शिप आता जाता है, जिसमें आता जाता भी समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना शिप का ना काम होता रहता है, शिप उप का जो पाट पुर्जा ये सब बनता है, और वहाँ पे एक बंदरगाह टाइप का रहता है। तो कौन हो जाएगा? बंदरगाह कहाँ था? तो लोथल में था। तो ध्यान में आपको रखना है लोथल। यहाँ देखिए मान्यता, देखिए मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ाई मैंने लड़ी गई थी? तो ये 18 दिन तक लड़ी गई थी, ध्यान में रखना है, ठीक। योग दर्शन, तो योग दर्शन में हो जाए इसके संस्थापक कौन थे? तो पतंजलि। योग देखिए रामदेव है ना, रामदेव वह योग करवाता रहता है, योग करवाता है ना, तो वह समझ लो कि पतंजलि के समान बेचता रहता है, तो योग से पतंजलि, ठीक है। अब आ जाइए, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तर बिहार, तो समझ लो उत्तर बिहार में 12 गाना सब बजता रहता है, तो वह जी उत्तर बिहार में 12 गाना ना बजता है, तो वह जी ध्यान में रखना है, वह जी, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, देख लीजिए द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? देख लीजिए ध्यान में रखना है, द्वितीय, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देख लीजिए सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, सबसे पहले राजगीर में हुआ था, ठीक है साथियों। उसके बाद हुआ था कहाँ? वैशाली में, वैशाली में। उसके बाद हुआ था वैशाली में। उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। उसके बाद हुआ कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है साथियों, कुंडलवन कश्मीर में। तो ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। यह जो है ना, आ जाइए, हाँ ये जो है ना, एक मिनट यहाँ से आ जाइए। हाँ ये जो ना राजगीर में ना जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था साथियों, ठीक है। वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्र में ना पाटली अशोक के शासनकाल में हुआ था। कुंडलवन में ना जो हो गया क से कुंडल, क से कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आ जाइए 109 के बाद 110 प्रश्न में आ जाइए। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो यह हुमायूं को हराया था। देख लीजिए यह हुमायूं कौन था? यह बाबर के बेटा था, बाबर के बेटा था। कौन था साथियों? यह बाबर के बेटा था, और यह अकबर के बाप था, बाबर के बेटा अकबर के बाप, ठीक है साथियों। ये चौसा जो ना बिहार में ना बक्सर के पास एक चौसा जगह है, जहाँ कर्मनाशा नदी जो है ना, जहाँ पे नहीं गंगा से मिलती है, चौसे इसी जगह मिलती है साथियों, ठीक है। हम बिहार स्पेशल में पढ़ाई भी किए हैं, जाके देख लीजिएगा चैनल पे, ठीक है। तो ये जो चौसा का युद्ध जो है ना, इसमें यह शेर शाह जो था ना, यह हुमायूं को पराजित किया था। अब आ जाइए वाड़ा मिहिर थे, देख लीजिए वाड़ा मिहिर। तो देख लीजिए यह एक प्राचीन खगोलविद था। यह कौन था? एक प्राचीन खगोलविद, ठीक है साथियों। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो देख लीजिए बिंदुसार जो अशोक का पिता था उसके समय ना तक्षशिला में था, ठीक है साथियों। तो एक बार यह ना अशोक को भी भेजा था यहाँ कहीं ना जो विद्रोह को दबाने के लिए, तो अशोक विद्रोह दबा दिया। तो बहुत ही प्रतापी समझ सकते हैं, प्रतापी जो है ना राजा था। तो उस समय तो वह राजा नहीं था। अब आ जाइए गंधार कला मिश्रण थी, जब भी कहते हैं गंधार कला,
तो कहते हैं वो गन धैले कौन, तो कहे नानी धैले है नानी। गन कौन धैले यानी बंदूक कौन धैले, तो कहे नानी। और भारत है तो भारत तो हो ही जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन या सही होगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध ही तो जानते ही हैं आप लोग, हमें तो कहने के बात नहीं। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। क्या थे? एक महान खगोल शास्त्री थे साथियों। ठीक है, जब भी कहते गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, यानी संवाद जो जो अपना संवाद करते थे, अपना भाषण देते थे, उनका भाषा क्या था साथियों? तो पाली था। क्या था? पाली। ध्यान में रखना है, पाली। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? तो समझिए बंगाल के विभाजन करके तो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ, तो ये हार गया तो हार्डिंग के द्वारा। ठीक है साथियों, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और आ जाइए 117 के बाद इधर आ जाइए, 117 के बाद 118 में आ जाइए। देखिए, जब भी कह दे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए, तो सिंधु स्थलीय स्थान, तो देख लीजिए, जब भी ध्यान में लोथल, तो बोलते ना लोथल गुजरात में। साथियों लोथल कहाँ है? गुजरात में। रोपर, तो रोपनी करे आदमी सब कहाँ जाता है? पंजाब में। तो पंजाब। राखी कह देना, वो राखी बनना है हरी आदमी, हरी नाम के आदमी को। काली बंगन, तो काली जी कहाँ है? तो कहेगा राजस्थान में है। ठीक है साथियों, यानी एक के क्या हो जाएगा? एक के हो जाएगा 4, बी के हो जाएगा 3। 1 के 4, बी के 3। देख लेते हैं, 1 के 4, बी के 3 कहाँ है? 1 के 4, बी के 3। देख लीजिए, अब एक और है, सी के हो जाएगा कौन? 2। तो सी के 2, यानी इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। ध्यान रखिए। अब आ जाइए, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, माने कौन से ना कथन जो ना सही है, सही के बात बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देख लीजिए, 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि हम बताएं अभी पीछे, तो ये सही है। और देखिए, आम्बी, हम बताएं कि आम्बी न तक्षशिला का राजा था, जो सिकंदर को अपनी सेना, सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था ना, तो ये दू सही है। देख लीजिए, सिकंदर की मृत्यु 332 में नहीं, 323 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है साथियों, बुखार के कारण। तो इसमें ना 1 और 2 सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे 1 और 2 कौन है? तो 1 और किधर गई? या 1 और 2 देख लीजिए यहाँ। अब देखिए यह प्रश्न, देखिए सुमेलित माने आश्रम और आयु। तो देख लीजिए, यह ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य मतलब विद्यार्थी जीवन। तो देख लीजिए, जन्म से 25 वर्ष सही होगा। गृहस्थ, तो 25 से 50 वर्ष के बीच आप गृहस्थ में अपना जीवन बिता रहे हैं। वानप्रस्थ, तो ये हो जाएगा 50 से 75। संन्यास, तो 75 से 100, यानी 1 के 1, बी के 2, ई हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। समझ रहे हैं? आ जाइए, ध्यान में रखना है। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? ध्यान में रखना, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो ये हड़प्पा स्थल जो है ना, नदी तट पर स्थल, ये यहाँ पे क्या? रावी पर। कहाँ है? हड़प्पा। तो समझ लो हड़प लेगा कौन? तो रवि नाम के आदमी हड़प लिया, तो हड़प्पा। बता दीजिए, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो देख लीजिए, सब सिकंदर मारिएगा, लेकिन यह गलत है। सिकंदर नहीं, ये डेरियस होगा। समझ लो वो डेरा पर है और हमला हो गया पहली बार, तो डेरियस। 22 के बाद 23 में आ जाइए, 123 में। देखिए यहाँ 123। ठीक है साथियों, अब आ जाइए कि सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के किसको पूजा करता था? तो देखिए, नेपाल में किसका मंदिर है बहुत बड़ा? पशुपति के मंदिर ना, जो बहुत फेमस है। तो समझ लो सिंधु के लोग जो है ना, वही पशुपतिनाथ के पूजा किया जाता था सिंधु सभ्यता के लोग के द्वारा। आ जाइए, देखिए क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना प्रथम उपदेश तो जानते ही हैं कि सारनाथ में दिया था, बताएंगे तो। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो जब भी कहते ना अशोक किस राजवंश से संबंधित था, तो अशोक तो मौर्य वंश से संबंधित था।
क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाबा थे यानी दादा। अरे पुराणों की संख्या कितना था? पुराणों की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108, पुराण की संख्या 18, वेदांत की संख्या 6 रहता है। ठीक है, ध्यान में रखना। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो मौर्य के वंश में शुंग वंश आया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है साथियों, आ जाइए। अब आपको सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह आपको हो जाएगा ना किस लिए, तो कह देना है कि गेहूं की खेती के लिए, गेहूं और जौ की खेती के लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो वहाँ से गेहूं और जौ की जो ना फसल का प्रमाण मिला है। भगवान बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी नेपाल, ये तो आपको मालूम है। अब आ जाइए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देख लीजिए यहाँ पे, अरे जैन धर्म के संस्थापक देख लीजिए, जैन धर्म के संस्थापक तो ये तो महावीर नहीं है, यह कौन थे? ऋषभ देव था, ऋषभ देव था। ठीक है साथियों, और वास्तविक संस्थापक कह देगा ना तो महावीर हो जाएगा, वास्तविक संस्थापक तो महावीर, लेकिन यह वास्तविक संस्थापक नहीं। इसीलिए यहाँ पे पूछा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वह ऋषभ देव थे साथियों। देखिए ऋषभ देव, ऋषभ या ऋषभ देव। ठीक है साथियों, तो कोई कोई क्वेश्चन जो ना गलत रहेगा वो हम आपको बता देंगे कि कहाँ से इसका कौन सा आंसर होगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए। अगर ये सब कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा साथियों, कोई भी दिक्कत नहीं। और जब यह पढ़ लेते हैं उसके बाद आप लुसेंट भी पढ़ने जाइएगा ना तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, रीडिंग दे दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए 130 के बाद 131 में आ जाइए। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक की राजधानी का जो नाम था वह पाटलिपुत्र था। आप लोगों को मालूम है कि सम्राट अशोक कहाँ पटना में ही रहते थे, उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था। देख लीजिए क्या कर रहा है, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? कलिंग युद्ध से, तो कलिंग पर न विजय कौन प्राप्त किया था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, चाहे 260 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसे 261 हो जाएगा, यह 261 हो जाएगा, या कहीं कहीं 262 भी दे देता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा लगभग आपको 262 समझ लीजिए, 262 हो जाएगा साथियों। तो कौन? अशोक, अशोक है। ठीक है, गौतम बुद्ध को बोधगया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों? देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा ना ज्ञान की प्राप्ति, तो हो जाएगा बोधि वृक्ष, जिसको हम लोग पीपल का वृक्ष कहा जाता है। बोधि वृक्ष को ही पीपल का वृक्ष कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब महावीर जो ना वो साल के वृक्ष के नीचे किए थे। तो यह सब ध्यान में रखना है, यहाँ से कंफ्यूज हो जाता है। अरे ये मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासन की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्य साम्राज्य में तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। पहले चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है साथियों, भारत का नेपोलियन, जब भी कह देना भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, जो समुद्र है ना, समुद्र यानी मेघदूत जिसको कहा जाता था, वहीं साथियों अश्वमेघ यज्ञ की शुरुआत जो कहले थे ना, ये समुद्रगुप्त, इन्हीं को कहा था भारत का नेपोलियन। यह कभी अपने जीवन काल में कभी पराजय का सामना करवे नहीं किया, सिर्फ विजय विजय। ठीक है साथियों, सिर्फ जीतते रहे वो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? तो मोहनजोदारो में था। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आ रही है, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो जब भी कह देंगे वो अजंता, अजंता नहीं जनता, जनता माने जनता, जनता अजंता लगल रहे ना, तो ध्यान में रखना है कौन है। तो क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ठीक है साथियों, सहानुभूतिशील बुध। आ जाइए, कितना तक आ गए हम लोग? 37 में आ गए हैं। 137, उसके बाद आ जाइए 138। ठीक है साथियों, 138। तो ध्यान में आपको रखना, जैन धर्म का 30वां तीर्थंकर था। तो देख लीजिए, 24वां तो महावीर था, 24वां महावीर था, लेकिन कैमा 23वां का जब भी बात हो ना तो पार्श्वनाथ था, पार्श्वनाथ। आई तो ऋषभनाथ तो पहला था। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, निम्न में से कौन सा गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से एक में से पहला था? तो वहीं
आर्यभट्ट जी थे, आर्यभट्ट जो शून्य के खोज किए थे। कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? कथा सरित सागर के लेखक तो कहते हैं अच्छा कथा हम सोमवार को पढ़ेंगे, सोमवार को कथा पढ़ेंगे तो सोमदेव। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? सोमदेव। चलिए आ जाइए। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो देख लीजिए, महाराजा धीराज, महाराजा यानी चंद्रगुप्त प्रथम था साथियों। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान में रखना, चंद्रगुप्त प्रथम। अब भारत का नेपोलियन की समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और गुप्त वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो श्रीगुप्त को। वास्तविक संस्थापक क्या हो जाएगा? वास्तविक चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ध्यान में रखना है। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आयल था? तो फाहियान आयल था। विक्रमादित्य की उपाधि यही चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जो कि कई बार आप देख चुके हैं, ये पार्श्वनाथ था। ठीक है साथियों, ऋषभ देव पहला था, यह 24वां थे। ये तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, ज्योतिया का या एशिया का न ज्योतिष कहा जाता था। एशिया का ज्योति ना होता है, ज्योतिपुंज जिसको कहा जाता था गौतम बुद्ध। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन, कनिष्क तो बताया था ना, कनिष्क के कहाँ? कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरे तीर्थंकर कौन? देख लीजिए, पहला था ऋषभ देव, दूसरा था अजितनाथ। हम आपको बोले थे पिछले बोले हैं पीछे, अजितनाथ, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ था। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना है। कौन तीसरा पूछ रहा है? तो संभवनाथ हो जाएगा। अब आ जाइए, थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग, ध्यान में रखना कि अष्टांगिक माने 8 वो मार्ग दिया था। कौन? तो गौतम बुद्ध दिया था। कौन दिए थे? गौतम बुद्ध 8 मार्ग दिए थे। ठीक है साथियों, अब इधर आ जाइए, 46 में आ जाइए। करकोट राजवंश, जब भी कहते हैं करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से है? तो करकोट यानी कश्मीर, कश्मीर से है, कश्मीर के इतिहास से है। क से कर, क से कश्मीर। ठीक है साथियों, ध्यान में आपको रखना है। लोथल, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 300 के आसपास क्वेश्चन है, माने 293 के आसपास क्वेश्चन है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, इस सब याद कर लेते हैं। तो लोथल किस नदी के निकट स्थित है? देख लीजिए, तो लोथल जो है ना, कह देना है भोगवा, भोगवा, भोगवा नदी के किनारे, यानी समझ लो भागवा ना, भागवा कलर, भागवा कलर रहता है, भागवा कलर, तो कह देना वो लोथल, लोथल लेने के लिए कर ले लो भगवा कलर, तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो निष्क, निष्क कह दो, निष्क से निशा है। निशा क्या चीज़ का निशा है? स्वर्ण मुद्रा का निशा है, स्वर्ण मुद्रा, ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, थोड़ा 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इनमें कालक्रम के अनुसार, माने इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देख लीजिए, कह रहा है कि पहले कौन हुआ, पहले, दूसरे कब, तीसरा कौन, चौथा, माने कहाँ टाइप से पूछा हुआ है। यानी पहला तो आपको बोले थे कि पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में। तो दूसरा तो पहले तो ये ऑप्शन हटा गया। उसके बाद दूसरा हुआ था वैशाली में, यानी 2 के बाद 1, तो यही हो गया यार। और तीसरा आपको बोलते पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य जो ना किसका प्रधानमंत्री था? तो किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य ही बैठाया था इसको, तो उसी का प्रधानमंत्री था। आ जाइए। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र जो है ना कहाँ से आरंभ किया? धर्म चक्र प्रवर्तन, तो यही सारनाथ में अपना पहला भाषण दिया था, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो सारनाथ इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आइए। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में लोथल बताए थे, गुजरात में लोथल, और देख लीजिए रोपर जो है ना पंजाब में, कालीबंगन जो है राजस्थान में। ठीक है साथियों, ध्यान में आपको रखना है।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के तो ऋषभ देव। देख लीजिए क्वेश्चन सब बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। अब आ जाइए 54 के हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। देख लीजिए। अब आ जाइए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर? तो सारनाथ। ध्यान में आपको रखना है, सबक को तो कई बार हो गया है। त्रिपिटक समझ लो, 3 को पीट रहा है, 3 आदमी पीट रहा है, तो त्रिपिटक तक अच्छा। बुद्ध के उपदेशों के जो ना उपदेशों का सही हो जाएगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं। बुद्ध का हो जाएगा, त्रिपिटक को बुद्ध का हो जाएगा, विनय पिटक सब उसी सब में आता है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? निर्वाण का मतलब कि माने मर गया, इस टाइप समझिए ना, माने बोल चल समझ को मर गया। तो केन तो कहाँ? तो कुशीनगर में, समझ लो कुशीनगर में। ठीक है साथियों, इनको ना सुअर के मीट मांस दे दिया गया था, तो ये कभी खाए थे नहीं। इनके सामने जो चीज़ आप रखते तो वह ये खा जाया करते थे, वो हटाते नहीं थे। तो वहीं सुअर का मांस खाएं, उससे ना इनको ये हो गया लूज मोशन, इस टाइप सब का हो गया। उसके बाद ये इनका ना देहांत हो गया गौतम बुद्ध को। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहलाया? तो गुप्त। तो आप लोग देख चुके हैं, देख लीजिए। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन, जब भी कहते हैं सांख्य दर्शन, मैंने संख्या ज़्यादा किसका था? वो कपिल का। कपिल ना कॉमेडियन है, उसका संख्या ज़्यादा रहता है, वहाँ पे आदमी की संख्या ज़्यादा रहता है। मैंने याद करने के लिए कह रहे हैं, तो प्राचीन सांख्य तो का सांख्य दर्शन कपिल हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए इधर। भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो देख लीजिए, यह कनिष्क आरंभ किया था। सिल्क ना, सिल्क क कनिष्क, सिल्क कनिष्क किया था, ध्यान में आपको रखना है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित कौन नहीं था? अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग पर तो जीत लिया था, कलिंग को था। श्रीलंका नहीं था साथियों, श्रीलंका नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। यहीं अपना पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को यहीं भेजे थे, यहीं पे श्रीलंका में अपना जो है ना ये अपना भेजे थे, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी सब एकत्रित करने के लिए। आ जाइए, मेगा समिति की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। क्या है? इंडिका। तो देख लीजिए, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? देख लीजिए, इसमें ऑप्शन तो दिया हुआ है एथेंस, लेकिन यह गलत होगा। गणतंत्र का जब भी बात आए ना तो वैशाली होगा साथियों। और लोकतंत्र रहता, लोकतंत्र देख लीजिए, लोकतंत्र, तब इसका ऑप्शन ए एथेंस सही रहता। ठीक है साथियों, अगर लोकतंत्र नहीं भी रहता, गणतंत्र भी रहता, तो पश्चिम रहता, पश्चिमी देश में, तब हो जाता है एथेंस। तो आपको ध्यान में रखना, जब भी गणतंत्र हो तो वैशाली होगा, लोकतंत्र रहेगा तो एथेंस हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र भगवान के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। निम्नलिखित में से किसे निरीक्षकों का किला नाम से जाना जाता है? तो जानते ही हैं, मोहनजोदारो को कहा जाता है। ठीक है साथियों, देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? तो लोथल गुजरात में। जो हो गया उसको जल्दी जल्दी करवा देते हैं, जो नहीं हुआ उस पर हम आपको बता देंगे। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो देख लीजिए, यह भीमबेटका, यह पांडव से संबंधित है। ठीक है, पांडव के वही भीम जो भाई ना थे, वही भीम के पांडव का बेटा था। वो 5 गो पांडव जो था, वही 5 गो पांडव में अर्जुन, नकुल, सहदेव सब नहीं था, तो उसमें एक भीम था, तो वही भीम के नाम पर ना इसका नाम पड़ता भीमबेटका था। कहाँ कह देना। अच्छा, भीम जी को कौन मान रहे? राय जी भी मान रहे भीम जी को कौन मान रहे? राय जी भी, राय। अब आ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी। ठीक है साथियों, तो आ जाइए, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
देख लीजिए भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो देख लीजिए भुवनेश्वर और उड़ीसा, तो उड़ीसा सब किस में आता है, तो उत्तरी में आता है, उत्तरी भारत में आता है। तो उत्तरी में तो हरदम ही नागर रहेगा, तो नागर उत्तरी में जितना ना मंदिर है ना सब नागर शैली का उदाहरण है। 72 के बाद आ जाइए 70। 70 किधर गया भाई, आ जाइए यहाँ आ गए। देख लीजिए अशोक के प्रस्तर अभिलेख, प्रस्तर, तो प्र से प्रशासन, प्रशासन हो जाएगा। तो प्रतीक थे कौन, तो प्रशासन के प्रतीक थे। प्रस्तर जो था ना अभिलेख वो प्रशासन के प्रतीक थे, तो ध्यान रखना है। अब आ जाइए जोते हुए खेत का प्रमाण, जो जोता हुआ खेत का प्रमाण जो है ना हिंदू शास्त्र में किस स्थल से मिला है, तो जोतने वाला खेत का ना कालीबंगन से मिला है। किससे मिला हुआ साथियों, तो कालीबंगन से, ध्यान में रखना है, कालीबंगन से। आ जाइए निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है ना सामंतवाद। साथियों ध्यान में रखना है सामंतवाद। अब आ जाइए सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित थी। तो देख लीजिए अधिकतर मुहर जो ना लकड़ी का होता था, तो सेलखड़ी, उसको हम लोग सेलखड़ी कहते थे। क्या कहेंगे, सेलखड़ी, लकड़ी सेलखड़ी, लकड़ी का ही होता था, तो इसको सेलखड़ी हम लोग कहेंगे। चलिए गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र यानी जहाँ भाषण देके यह धर्म परिवर्तित कर दिया जाता था इनके द्वारा, यानी इनका भाषण एक बार सुन लेते ना तो आप बौद्ध धर्म को मानने लग गए। इसीलिए तो इसको सारनाथ में जो हुआ था धर्म चक्र परिवर्तन, यह रिपीट प्रश्न है, ठीक है। अब देख लीजिए सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यही मोहनजोदारो से हुआ है साथियों। कहाँ से, मोहनजोदारो से, ध्यान में रखना है। मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी, तो मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज, जिसको राजगीर हम लोग कहते थे, राजगीर कहते थे, ठीक है। बाद में जाकर पाटलिपुत्र बना, पहले यह थे। अरे निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है, विष्णु का अवतार नहीं है कौन, तो देख लीजिए मत्स्य तो है, कूर्म है, परशुराम है, यह जो है ना यह नहीं है, यह नहीं है। यह भक्त था के कर, तो ये महादेव के ही भक्त था, ठीक है साथियों। अब आ जाइए 77 के बाद आ जाइए 78, ठीक है साथियों। आ जाइए हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो जब भी कहते हड़प्पा का लोग जो ना लोहा को नहीं जानते, कांसा को पहचानते थे, टीन के, तांबा के, सोना के, सबको पहचानते थे, इसको लौह से नहीं जानते थे, ठीक है साथियों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लोहा। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राजराज प्रथम करवाया था, नाम से ही समझ लीजिए यही करवाया था। आ जाइए चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेल गोला किस जैन संत के साथ गया था। तो देख लीजिए जैन में दो महत्वपूर्ण संत हुआ, एक था कौन, स्थूलभद्र, ठीक है साथियों, एक था भद्रबाहु। तो यह जो है ना इसका सही आंसर आपको हो जाएगा स्थूलभद्र, भद्रबाहु। इसी से जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त किया था, ठीक है। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, जब भी कहते गौतम बुद्ध को कहाँ, तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था साथियों, ठीक है। अब आ जाइए मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उनके पुत्र ने हत्या कर दी, तो बिंबिसार को, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। गौतम बुद्ध का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, और यह वर्धमान जो है ना महावीर के बचपन का नाम था। और यह क्वेश्चन आपको पीछे भी रिपीट हुआ है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था, तब पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, ध्यान में रखना है। कहते चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य था, ठीक है। अब आ जाइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी, तो मैडम ब्लाडवस्की, मैडम ब्लाडवस्की है, ठीक है। यहाँ ब्लावात्स्की लिखा हुआ है, इसको मैडम ब्लावात्स्की भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। ये 1875 का बात है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए 86 के बाद 87 में आ जाइए।
अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्रयुक्त देखिए, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, तो इसका हो जाएगा ना प्राकृत साथियों, प्राकृत। ठीक है, गौतम बुद्ध का भाषा था पाली, लेकिन इसका प्राकृत हो जाएगा। जाइए, अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो अश्वघोष सूत्रालंकार का कहले था, सूत्रालंकार का कहले था। ठीक है साथियों, सम्राट अशोक के शाहबाज गढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तो अरामाइक है। ठीक है साथियों, अरामाइक है। ध्यान में आपको रखना है, शाहबाज गढ़ी यानी शाहबाज जो है ना, शाह यानी अमित शाह, यानी आराम कर रहा है। अ से अमित शाह, अ से शाह। बताइए, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? माने कब किया गया या कब हुआ था, वहीं आप माने क्वेश्चन का अर्थ समझ लीजिए ना। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? तो यह ना, शक संवत का 78 ईसा पूर्व में कनिष्क के द्वारा किया गया था। बताइए, मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था? तो पथ विभाग को प्रमुख कहा जाता है एग्रोनोमई माने एक अंडा को नहीं ले जाना है रास्ता में है मौर्य काल में, एग्रोनोमई। इस तरह से आपको याद कर लेना है। देख लीजिए, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था? तो क्या कहा था? अलवार कहा जाता था, अलवार कहा जाता था। ध्यान में आपको रखना है। ठीक है साथियों, आ जाइए, सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पे टीका के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से हो जाएगा, हड़प्पा। अरे ये गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 था साथियों, 1/6। ठीक है, और मौर्य काल में भी 1/6 ही लिया जाता था। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो संगम माने मिलन का मतलब हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिल मिलेंगे। संगम का मतलब क्या होता है? मिलन। संगम का मतलब होता है मिलन, तो मिलेगा कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, अब आ जाइए, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीन माने पुराना। आपको बोले तो पुराना ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, सबसे नया है अथर्ववेद, लास्ट वाला। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक है ऑप्शन में। उसके बाद देख लीजिए, सबसे अंत के बाद कह रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक तो ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद देख लीजिए क्या कह रहा है, अशोक का राज्याभिषेक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का तो पोता है अशोक, और मेगास्थनीज का भारत आगमन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया होगा। ठीक है, अशोक का कलिंग विजय, तो देख लीजिए, अशोक जब सत्ता पर बैठ गया, उसके 8 साल के बाद कलिंग विजय किया था। तो हो जाएगा ये अशोक, इसका आंसर सही हो जाएगा ये अशोक। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया माने मृत्यु हो गया उनका, तो हो जाएगा क्या? कुशीनगर। ठीक है साथियों, कौन सा जनपद 6ठी एवं 34 शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो सबसे शक्तिशाली मगध था, आप लोग को मालूम रहना चाहिए। और देख लीजिए, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो 23वां कौन था? तो 23वां पार्श्वनाथ था साथियों। चौथा महावीर जानते ही हैं, पहला ऋषभदेव। ठीक है साथियों, तो आज हम 200 प्रश्न आप लोगों को करवा दिए हैं। अब 93 के आसपास बच गया है, जो कि हम अगले वीडियो में आपको करवा देंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है साथियों, और देखिए, अब ऐसे हम जो टिक लगा के बताते जा रहे हैं सो सही है कि आपको चाहिए कि पूरा बढ़िया से पूरा डिस्कशन। ठीक है साथियों, उसमें थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा अच्छा लगा कि आपको पूरा डिस्कशन के साथ होना चाहिए, उसका हर एक का अर्थ बताते चलेंगे। यह वाला आपको सही लग रहा है कि आप सोच रहे कि नहीं जल्दी एग्ज़ाम जल्दी है, तो आप इस तरह से भी आप बता दीजिएगा, तो हम क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, उसके बाद आप लोग का जैसा कमेंट जैसा रिस्पॉन्स रहता है उसके हिसाब से हम आप लोग को करवा देंगे। ठीक है साथियों, चलिए, तो आज इतना, फिर अगला दिन ना क्या कहते हैं 93 को बच गया है, वो हम करवा देंगे। ठीक है साथियों, चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।